हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लेखा शास्त्र की, अकाउंटेंसी की। और जो क्लास है, ये क्लास नंबर जो है, अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्लास नंबर आप लोगों की 9 रहने वाली है। और 8वीं क्लास में हम लोगों ने, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने समता अंश के बारे में जाना था। अगर हम लोग पिछली क्लास की रिवीजन मतलब कि पिछली क्लास में देख लेते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कि अंश पूंजी के बारे में समझा था। अंश पूंजी से आप क्या समझते हैं, अंश पूंजी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि शेयर कैपिटल क्या होती है, इसके बारे में अच्छी तरीके से समझाया था। अगर नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देखिए। फिर उसके बाद मैंने अंश पूंजी के भेद बताए थे आप लोगों को। अधिकृत पूंजी होती है, निर्गमित पूंजी होती है, तो निर्गमित पूंजी होती है, अनिर्गमित पूंजी होती है, और प्रार्थित पूंजी होती है, याचित पूंजी होती है, और चुकता पूंजी होती है। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। और एक संचित पूंजी भी होती है, रिजर्व कैपिटल जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि अंश क्या होते हैं। कंपनी जब अपनी पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है और उन हिस्सों को हम लोग अंश कहते हैं, शेयर कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने अंश के प्रकार की बात की थी कि समता अंश होते हैं और पूर्वाधिकार अंश होते हैं। पिछली क्लास में ही मैंने बता दिया था कि आप लोगों को कि हम लोग समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उनको हम लोगों ने पहले ही बता दिया था कि समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर हम लोगों को करने भी हैं। और इसी में एक और आता है टॉपिक स्कंद का। स्कंद को हम लोग स्टॉक कहते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि अंश में और स्कंद में अंतर क्या होता है। हो सकता है अंश और अंतर में पूछ दे, मतलब कि अंतर भी आप लोगों को करके जाने हैं। समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर, तो ये आप लोगों को मैं आज की क्लास में, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि हम लोग कर रहे हैं समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर। और एक और है आप लोगों का पार्षद सीमा नियम। जैसे मैंने पहले कहा था कि कंपनी के बेसिक डॉक्यूमेंट अगर पूछे जाते हैं तो बेसिक डॉक्यूमेंट जो होते हैं, तो एक होता है हम लोगों का पार्षद सीमा नियम होता है। पार्षद सीमा नियम जिसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। एक होता है पार्षद सीमा नियम, एक होता है पार्षद अंतर नियम। इनके बारे में भी हम लोग आज की क्लास में जानेंगे। पार्षद सीमा नियम क्या होता है, पार्षद अंतर नियम क्या होता है। लेकिन इससे पहले आप लोगों को समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर समझाने हैं, कराने हैं। इनको अच्छी तरीके से हम लोगों को करना है। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि आप लोगों को समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर, तो इन अंतरों को हमको लोगों को लिखना होगा। लिख के आप लोगों को बताना होगा एक एक करके। तो हम लोग समता अंश की अगर हम लोग बात करते हैं, तो समता अंश में अगर हम लोग पहले अंतर को देखते हैं, तो समता अंश में अगर हम लोग अंतर को देखते हैं, तो इसके बारे में अगर हम लोग समझते हैं कि समता अंश में जो समता अंश होते हैं, तो समता जो अंशधारी होते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं। तो पहली बात कि समता अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। कंपनी के स्वामी होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं पूर्वाधिकार अंश की, तो पूर्वाधिकार अंश में भी जान लेते हैं कि पहला पॉइंट पूर्वाधिकार में है। तो पूर्वाधिकार जो होता है, अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो समता अंशधारी पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं कंपनी के वास्तविक स्वामी नहीं होते हैं। तो पूर्वाधिकार अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी नहीं होते हैं। तो पहला अंतर तो बिल्कुल आराम से आप लोगों को आ गया होगा कि समता अंशधारी जो होते हैं वो कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, लेकिन पूर्वाधिकार जो अंशधारी होते हैं वो कंपनी के वास्तविक स्वामी नहीं होते हैं। अगर हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करते हैं समता अंश में,
कि समता अंशों पर लाभांश की दर, समता अंशों पर, समता अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है या अनिश्चित होती है, तो समता अंशों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है। अगर पूर्वाधिकार अंश को लाभांश दिया जाता है, उनको देने के बाद अगर कुछ बचता है तो हम लोग समता अंश को देंगे, नहीं बचता है तो नहीं देंगे। जैसा मैंने समता अंश में जब पढ़ाया था आप लोगों को पिछली क्लास में, तभी बताया था कि समता अंशों पर जो लाभांश की दर होती है, लाभांश की निश्चित दर, लाभांश की निश्चित दर नहीं होती है। पूर्वाधिकार अंश की अगर बात करते हैं तो पूर्वाधिकार अंश जो है, पूर्वाधिकार अंशों पर, पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है। तो पहले दूसरा पॉइंट भी क्लियर, लाभांश की दर निश्चित होती है। अगर हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, और तीसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है कि समता अंश में अगर हम लोग बात करते हैं कि समता अंशधारी जो होते हैं कंपनी के स्वामी होते हैं, तो मत देने का मतलब वोट देने का अधिकार किसका होगा? समता अंशों का होगा, पूर्वाधिकार अंशों का नहीं होगा। तो ये पॉइंट भी हम लोगों को बन सकता है कि अगर हम लोग बना सकते हैं कि समता जो है पूर्वाधिकार अंशों पर, अगर हम लोग बात करते हैं कि समता अंशों पर मताधिकार, मत देने का अधिकार, मताधिकार, वोट देने का अधिकार, सीधी सी बात, मताधिकार प्राप्त, क्योंकि स्वामी कौन है? समता अंशधारी, तो वोट देने का अधिकार किसका होगा? समता अंशधारियों का होगा। तो मताधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। और अगर हम लोग पूर्वाधिकार अंश की बात करते हैं तो पूर्वाधिकार जो अंशधारी हैं, पूर्वाधिकार अंशों पर, पूर्वाधिकार अंशों पर मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। मतलब कि जब स्वामी नहीं होते हैं ये लोग, ये सिर्फ लेनदार होते हैं, तो पूर्वाधिकार अंशों पर मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। मतलब ये वोट नहीं दे सकते हैं, नहीं होता है, क्योंकि जो स्वामी होता है वही मीटिंग में भाग लेगा। अब मीटिंग में भाग लेगा तो कौन देगा? समता अंशधारी ही वोट देंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो समता अंशधारी होते हैं तो समता अंशों पर लाभांश, समता अंशों पर लाभांश, पूर्वाधिकार अंशों के बाद मिलता है। पूर्वाधिकार अंशों को देने के बाद मिलता, मतलब कि पहले किन्हें मिलेगा, किसको मिलेगा? तो पहले मिलेगा पूर्वाधिकार अंशों को, और उसके बाद किसको मिलेगा? तो बचेगा तो मिलेगा समता अंशों को। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश पहले मिलता है, पहले मिलता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है 5th नंबर पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो
समता अंशों का निर्गमन अनिवार्य होता है। ठीक है, कंपनी के अगर हम लोग लिख देते हैं बिल्कुल सरल भाषा में कि समता अंशों का निर्गमन अनिवार्य होता है। कब अनिवार्य होता है? तो कंपनी के समामेलन पर। तो कंपनी के समामेलन का मतलब जब कंपनी स्टार्ट करते हैं, समामेलन का मतलब होता है कंपनी जब स्टार्ट करते हैं तब हम लोगों को जो इशू करते हैं, मतलब कि पैसे के लिए जनता को आमंत्रित करते हैं, तो उसके लिए हम लोग समता अंशों का निर्गमन अनिवार्य होता है। ये नहीं है कि हम लोग पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन करते हैं और कंपनी स्टार्ट कर लें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले समता अंश जारी करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आप लोग पूर्वाधिकार अंश जारी कर सकते हैं। तो ये बात लिखी हुई है। अगर हम लोग पूर्वाधिकार की बात करते हैं, पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन, पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन अनिवार्य नहीं होता है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि 6 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि किस पर जोखिम ज़्यादा होगा? तो समता अंशों पर अगर हम लोग बात करते हैं कि एक सेकेंड, समता अंशों पर जोखिम अपेक्षाकृत अधिक होता है। अगर पूर्वाधिकार अंश की बात करते हैं तो पूर्वाधिकार अंशों पर जोखिम कम होता है, क्योंकि इसका जो लाभांश की दर है वो निश्चित होती है। तो इसीलिए पूर्वाधिकार अंशों पर जोखिम अपेक्षाकृत कम होता है। मतलब वहाँ पर अधिक होता है और यहाँ पर कम होता है। और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, और लास्ट पॉइंट में देख लेते हैं कि 6 नंबर के बाद हम लोगों का ये है 6 नंबर के बाद 7 नंबर है कि समता अंश जो होते हैं, समता अंश शोधनीय नहीं हो सकते। समता अंश जो है वो शोधनीय नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, पूर्वाधिकार अंश शोधनीय होते हैं। शोधनीय का मतलब होता है कि एक निश्चित समय बाद पैसा वापस किया जाएगा। लेकिन इनका जो है समता अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, तो इसीलिए इनका पैसा वापसी का बात ही नहीं होती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं कि समता अंश कंपनी के स्वामी होते हैं, पूर्वाधिकार अंश कंपनी के स्वामी नहीं होते हैं। समता अंशों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है, लेकिन पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है। तो इस प्रकार के सारे पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। 5-10 मतलब कि ये 7 पॉइंट हैं, इसमें से 5-6 तो आप लोगों को याद ही होने चाहिए। और भी हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को कम लिखवाए हैं, जिससे आप लोग कम समय में अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकें। समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर हो गया। लेकिन जब हम लोग आपको ऋण पत्र पढ़ाएंगे, ऋण पत्र जिसे डिवेंचर कहते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को बताएंगे कि समता अंश मतलब कि वहाँ पर पूछा जाएगा कि अंश और
ऋण पत्र में अंतर, इसको भी करना है। ठीक है, अंश और ऋण पत्र में अंतर को भी करके जाना है। हो सकता है एग्जाम में इस बार देखने को मिल जाए। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं आप लोगों को पिछली क्लास में, अगली क्लास में आप लोगों को जो आगे क्लास होगी तो मैं आप लोगों को वहाँ पर जो ये भी कराने वाला हूँ। अब हम लोग बात करते हैं जो मैंने बताया हुआ है कि कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेख की बात हम लोग अब करने वाले हैं। कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेख में सबसे पहला जो प्रलेख है वो है पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो लिखा हुआ है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि इसे क्या कहते हैं कि जैसे मान लो कि हम लोग कहीं जाते हैं, कहीं एडमिशन होता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं। और फॉर्म में क्या क्या लिखा होता है, तो फॉर्म में हम लोगों का नाम लिखा होता है, मतलब कि एक नाम भरना है हम लोगों को, पिता का नाम भरना होता है। ठीक है, माता का नाम भरना होता है। ठीक है, जन्म तिथि भरनी होती है और मतलब कि हम लोगों को पता लिखना होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को कई बातों का उल्लेख वो है जो फॉर्म में करना पड़ता है। और फॉर्म के साथ हम लोगों को कुछ जो प्रतियां हैं, मतलब फ़ोटो कॉपियाँ हैं, प्रतियां को बोलती हैं हम लोग, उनको हम लोगों को लगा देना है। इस प्रकार से तो हम लोगों का एडमिशन हो जाता है। कहीं भी अगर हम लोग जाते हैं तो यही प्रोसेस होती है। लेकिन जब कंपनी बनती है तो कंपनी भी ये सारी की सारी बातों को फॉलो करती है, मतलब कि एक प्रलेख बनाती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि कंपनी जब प्रलेख बनाएगी तो लिखा हुआ है कि पार्षद जो सीमा नियम का अगर हम लोग अर्थ की बात करते हैं तो ये तो हो गई आप लोगों की हेडिंग। पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है, सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है। अगर कंपनी इसको नहीं बनाएगी तो कंपनी का अस्तित्व ही नहीं होगा। ठीक है, अगर बनाती है तो अच्छी बात होती है, नहीं बनाती है तो पार्षद अंतर नियम उसको बनाना पड़ेगा। यह कंपनी का आज्ञा पत्र होता है कि मतलब कंपनी ये काम करेगी, अथवा इसे चार्टर भी कहते हैं। अब चार्टर का मतलब यहाँ पर कहा गया है कि किसी काम को करना। चार्टर कहलाता है, जैसे हम लोगों को जब हम लोगों ने पढ़ा होगा, इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र को हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा हम लोगों पर जब शासन किया जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, तो वहाँ पर भी चार्टर आई थी 1793, 1800 मतलब 1793 के बाद हम लोगों का 1813 में आया, 1833 में आया। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों को कंपनी जो है रेगुलेट करती है, मतलब कि कंपनी के जो है वो कार्य को बार बार आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यही एक तरीके से कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख है। इसी को क्या कहते हैं, चार्टर कहते हैं। इस बात को याद रखना है। यह है कंपनी अधिनियम। यह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई कंपनी की शक्तियों की परिसीमाओं को परिभाषित करता है। मतलब कि ये जो है, ये जो महत्व चार्टर है या पार्षद सीमा नियम है, कंपनी के अधिनियम, कंपनी अधिनियम 2013 की जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत मान लो, या कंपनी अधिनियम कोई भी हो, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई कंपनी की शक्तियों, कंपनी की क्या क्या पावर हैं, परिसीमाएं क्या क्या हैं, उसकी क्या क्या लिमिटेशन हैं, उनका जो है उनको परिभाषित करता है। ये क्या करता है, परिभाषित करता है कि कंपनी की क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या शक्तियां हैं। ये सब बातें कंपनी जो है ये पार्षद सीमा नियम में उल्लेखित की जाती हैं या परिभाषित करता है। कंपनी क्या लिखा हुआ है आगे कि कंपनी इसकी सीमाओं के परे, मतलब कि कंपनी इसकी सीमाओं के परे कोई कार्य नहीं कर सकती है। अगर मान लो करती भी है तो वो कंपनी इल्लीगल कंपनी मानी जाती है, गलत कंपनी मानी जाएगी, उसको जो रजिस्ट्रेशन है वो गलत माना जाएगा। तो कंपनी इसकी सीमाओं के परे कोई कार्य नहीं करती है। मान लो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन में कुछ जानकारी दी है और आपकी जो सही है जानकारी वो आपने कुछ की है, तो ये जो है वो रजिस्ट्रेशन गलत माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार से कंपनी इसकी सीमाओं के अगर परे कोई कार्य करती है तो ये जो है वो गलत माना जाएगा। और पार्षद सीमा नियम से तात्पर्य उस प्रलेख से है जिसमें उन महत्वपूर्ण शर्तों का उल्लेख होता है या किया जाता है जिनके आधार पर कंपनी के समामेलन की आज्ञा प्रदान की जाती है। मतलब कि ये महत्वपूर्ण प्रलेख वो होता है जिसके आधार पर कंपनी को ये कहा जाता है, कंपनी का समामेलन का मतलब होता है कंपनी को चलाने के लिए एक तरीके से लाइसेंस लेना। तो कंपनी के समामेलन की आज्ञा
प्रदान की जाती है, तो इसमें कंपनी के उद्देश्यों का उल्लेख किया जाता है, कंपनी क्या क्या करने वाली है इनका उल्लेख किया जाता है। वास्तव में पार्षद सीमा नियम कंपनी की वह आधारशिला है। आधारशिला का मतलब होता है कि जिस पर कंपनी का जो ढांचा है वो खड़ा है, जिसके ऊपर कंपनी का विशाल भवन खड़ा किया गया है। मतलब कि जो कंपनी बनी है वो किस पर बनी है, उन कागज़ों पर जो अगर कागज़ ही गलत हो जाएंगे तो सब काम गलत हो जाएगा। तो ये कंपनी का महत्वपूर्ण प्रलेख है, ये महत्वपूर्ण चार्टर है, इनको आप लोग अच्छी तरीके से करके जाइए। हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाए, भले ही आप लोगों के सिलेबस में गिवन नहीं है, लेकिन कुछ जानकारी एडिशनल भी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। पार्षद सीमा नियम में क्या क्या लिखा होता है, या फिर पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री। पार्षद सीमा नियम में क्या क्या लिखा होता है, तो सबसे पहले उसमें क्या लिखा होता है, नाम वाक्य। 6 वाक्य लिखे होते हैं, ये 6 वाक्य लिखे हैं। सबसे पहले क्या लिखा होगा कि कंपनी का सबसे पहले क्या लिखा होगा, कंपनी का सबसे पहले नाम लिखा होगा कि कंपनी का नाम क्या है। ऐसा नाम होना चाहिए कि किसी दूसरी कंपनी से मैच ना करता हो, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। दूसरी बात, कंपनी का एक स्थान या कार्यालय होना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सा वाक्य है, स्थान या कार्यालय वाक्य। इसमें कंपनी का एक निश्चित स्थान पर होना चाहिए। मान लो मुंबई में ऑफिस है, हेड ऑफिस मुंबई में है, कलकत्ता में है, कहाँ पर है, इसका उल्लेख जरूर करना चाहिए। मतलब कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक हेड ऑफिस जरूर होना चाहिए। फिर उसके बाद कंपनी जो है उद्देश्य वाक्य में क्या करती है, कंपनी किसके लिए बनी है, कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी में क्या क्या बनेगा, क्या बनेगा। मतलब कंपनी कपड़े का व्यापार करेगी, कंपनी कपड़ा बनाएगी, या फिर कंपनी कोई लिक्विड चीज़ों को बनाएगी। तो इस प्रकार से कंपनी की जो है उद्देश्य इसमें लिखा होता है। दायित्व वाक्य में कंपनी के जो सदस्य हैं, कंपनी के जो हैं, उनको जो है दायित्व लिखा रहता है कि कंपनी का दायित्व कैसा है, सीमित है या फिर असीमित है। पूंजी वाक्य में कंपनी की पूंजी लिखी होती है कि कंपनी को कितनी पूंजी भविष्य में पड़ सकती है। तो यहीं पर कंपनी की पूंजी लिखी होती है, इसी को कहते हैं कंपनी की अधिकृत पूंजी या इसी को कहते हैं पंजीकृत पूंजी। क्योंकि अगर हमने मान लो कि 10 लाख लिख दिए हैं यहाँ पर कि हमें कंपनी में भविष्य में कितने लाख की ज़रूरत पड़ सकती है, 10 लाख की। अगर हम इससे ज़्यादा की कंपनी से मतलब लोगों से मांगते हैं रुपए, तो ये कंपनी गलत मानी जाएगी, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन करते समय इस वाक्य में कितने लिख दिए हैं, 10 लाख रुपये। ठीक है, और लास्ट में पॉइंट में लिखा हुआ है संघ तथा हस्ताक्षर वाक्य। तो उन लोगों के हस्ताक्षर होंगे जो हमारे साथ में काम करने वाले हैं, सदस्यों के साइन होंगे, उनके हस्ताक्षर होंगे, उनका जैसे मान लो उनका पता लिखा जाएगा। ये सारी बातें हम लोग इनमें करते हैं। तो पार्षद सीमा नियम में 6 वाक्य होते हैं। नाम का सबसे पहले नाम वाक्य, फिर स्थान वाक्य, फिर उद्देश्य वाक्य, दायित्व वाक्य, पूंजी वाक्य और संघ तथा हस्ताक्षर वाक्य। फिर उसके बाद बात करने वाले हैं पार्षद अंतर नियम। पार्षद अंतर नियम में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगर पार्षद सीमा नियम आता है या पार्षद अंतर नियम आता है तो आप लोगों को दोनों लिखना है, भले ही एक आता है लेकिन दोनों को लिखना है। ठीक है, पार्षद अंतर नियम में का लिखा हुआ है कि पार्षद अंतर नियम का जो अर्थ है, पार्षद अंतर नियम का सबसे पहले अर्थ के बारे में हेडिंग है, लिखा हुआ है कि पार्षद अंतर नियम कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख है। इसका बनाया जाना अनिवार्य नहीं है। समझ गए ना, इसका बनाया जाना अनिवार्य नहीं है। जो कंपनी अंतर नियम नहीं बनाती है, मतलब कि ऊपर वाला अगर नहीं बनाती है, तो वहाँ पर सारणी ए के नियम लागू होते हैं। इसमें अंशों के निर्गमन, हस्तांतरण, कर्मचारियों के अधिकार, कर्तव्य, कंपनी की आंतरिक व्यवस्था आदि संबंधित नियम कई होते हैं। तो सुनो, पार्षद अंतर नियम कब बनाया जाता है, जब पार्षद अंतर नियम कब बनाया जाता है, जब पार्षद सीमा नियम नहीं बनाया जाता है। तो इसमें जब सारणी ए के नियम लागू होते हैं, इसको भी याद रखना है। तो पार्षद अंतर नियम और पार्षद सीमा नियम में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप लोगों को पार्षद सीमा नियम के करके जाना है। मैं आप लोगों को अगली क्लास में बताने वाला हूँ कि अंशों को जारी करने, जैसे मान लो कि हम लोगों को बात करते हैं कि न्यूनतम अभिधान क्या होता है, न्यूनतम अभिधान से आप क्या समझते हैं, और अधिकतम अभिधान से आप क्या समझते हैं। ठीक है, या मतलब कि अवशिष्ट याचना क्या है, अवशिष्ट याचना से आप क्या समझते हैं। छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं वो भी आ सकते हैं 2-2, 3-3 नंबर में। न्यूनतम अभिधान क्या है, जैसे मान लो कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, अवशिष्ट याचना क्या है, हरण क्या है, हरण क्या होता है, हरण से आशय क्या है। हरण की एंट्रियों को आप लोगों को याद रखना है कि जनरल एंट्री क्या होती हैं। और यही जो टॉपिक होंगे 1-2 क्लासों में आप लोगों का ये चैप्टर जो है, अंश वाला चैप्टर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं, देखो
अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को कितनी चीज़ों को याद रखना है। देखो, पहले तो मैं पूरी चीज़ें करा दी हैं, जितनी भी चीज़ें लिखाएंगे वो सारी की सारी करा दी हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि कंपनी का, सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कंपनी का अर्थ, ये एडिशनल है, ठीक है। फिर उसके बाद बात की थी कंपनी की विशेषताएं, कंपनी की विशेषताएं, ठीक है। फिर उसके बाद बात की थी कि कंपनी की अंश पूंजी या फिर अंश पूंजी के बारे में, अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, याचित पूंजी, इस प्रकार से अंश पूंजी। फिर उसके बाद बात की थी कि अंश के प्रकार, अंश क्या होते हैं, अंश के प्रकार और अंश क्या होते हैं, इनके बारे में। फिर उसके बाद बात की है हम लोगों ने समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर, ठीक है। फिर उसके बाद बात की थी हम लोगों ने कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेख, कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेख में कौन कौन से जो प्रलेख हैं, तो एक है पार्षद सीमा नियम और एक है हम लोगों का पार्षद अंतर नियम। तो ये है दोनों जो है टॉपिक मैंने बता दिए हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करने वाले हैं तो आप लोगों को न्यूनतम अभिधान के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को अधिकतम अभिधान के बारे में पढ़ना है, अवशिष्ट याचना के बारे में पढ़ना है हमें। अब ये टॉपिक है यहाँ से पढ़ना है हम लोगों को, अवशिष्ट याचना के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोगों को अग्रिम याचना के बारे में पढ़ना है, अग्रिम याचना क्या होती हैं, ठीक है। अवशिष्ट याचना, अग्रिम याचना, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। फिर उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है हरण के बारे में पढ़ना है, हरण क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो ये टॉपिक जो हैं, ये टॉपिक ही आप लोगों के रह जाते हैं, जो टॉपिक मैंने बाद में लिखे हुए यहाँ से, ये टॉपिक आप लोगों के रह जाते हैं। ये टॉपिक जो ऊपर के हैं ये टॉपिक हो चुके हैं, इनको आप लोग अच्छी तरीके से करके जाइए। क्वेश्चन पेपर भी हम लोग पिछली क्लास में, जब अगली क्लास में आप लोगों को लेकर आएंगे तो क्वेश्चन पेपर भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से और कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, एसपी एजुकेशन को शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।